हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। आज पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड एंड फैट्स हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स, है ना। क्या है भैया? आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो क्या बनता है कि जो आज की हेडिंग होगी हमारी, वो बनाते हैं हम लोग प्रोटीन। ठीक है ना। प्रोटीन के बारे में आज हम लोग जानकारी करते हैं। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि जो हमारी बॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना। क्या कहलाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैव अणु होते हैं, वो हमारी बॉडी के निर्माण में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ चुके हैं। लिपिड के बारे में बहुत थोड़ा सा टॉपिक था, वो भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या वर्क करती है, क्या होती है, कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे क्या कि प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से बना है। प्रोटीन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से बना है। ठीक है ना। यानी प्रोटियस शब्द से प्रोटीन की उत्पत्ति हुई है, प्रोटीन शब्द का निर्माण हुआ है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डर ने किया था। यानी प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम मिस्टर मुल्डर ने किया था। उन्होंने बताया था प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डर ने किया था। और इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन जो है शब्द हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। परंतु इनमें कुछ मात्रा में सल्फर व फास्फोरस भी होती है। ठीक है ना। परंतु इनमें कुछ मात्रा में सल्फर व फास्फोरस भी पाई जाती है। तो प्रोटीन हमारे जो होते हैं मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं।
परंतु इनमें कुछ मात्रा में सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ये था प्रोटीन के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन के होते क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं जैसे कि कैरोटीन, क्या लिख सकते हैं, कैरोटीन है, केसीन है, ठीक है ना, कैरोटीन है, केसीन है, और इंसुलिन है। इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है ना, आदि ये हमारी प्रोटीन होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या उपस्थित होता है और कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित होता है। अभी हमने लिखा है ना कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं, तो कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोटीन में तो लिखेंगे क्या, प्रोटीन में सामान्यता, ठीक है ना, प्रोटीन में सामान्यता कार्बन 50 से 55% होता है, ठीक है ना। कार्बन की जो मात्रा होती है वो 50 to 55% होती है, 50 से 55% कार्बन होता है। हाइड्रोजन 6.3 से 7.5% तक होता है। कार्बन 50 से 55, हाइड्रोजन 6.3 से 7.3 तक होता है। नाइट्रोजन लगभग 15 से 19% होता है। ऑक्सीजन लगभग 19 से 24% होती है, ठीक है ना। सल्फर 3 से 5% होता है एवं 2% में अन्य तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन में सामान्यतः कार्बन 50 से 55% होता है, हाइड्रोजन 6.3 से 7.5% तक होता है, नाइट्रोजन 15 से 19% होता है, ऑक्सीजन 19 से 24% होता है एवं सल्फर 3 से 5% होता है तथा 2% में अन्य तत्व होते हैं, ठीक है ना। जो अन्य अदर चीजें मिली हुई हैं वो क्या होते हैं, लगभग 2% के समथिंग होते हैं, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम हेडिंग डालते हैं प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी प्रोटीन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और कैसे कैसे बांट सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो वैसे तो प्रोटीन की जो संरचना होती है वो अत्यधिक जटिल होती है, ठीक है ना। प्रोटीन की जो संरचना होती है वो अत्यधिक जटिल होती है, इसका निर्माण भी अत्यधिक जटिल होता है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रोटीन किस प्रकार से संरचनी होती है। अभी हम चल रहे हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्रोटीन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रोटीन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांटा जा सकता है प्रोटीन को, ठीक है ना। हाँ, नंबर 1 पर लिखते हैं फाइबरस प्रोटीन। नंबर 1 फाइबरस,
फाइबरस प्रोटीन, यानी कि जो जिसकी संरचना रेशेदार हो, धागे के समान हो, वो कहलाती है हमारी फाइबरस प्रोटीन। ठीक है ना, क्या कहलाएगी भैया? फाइबरस प्रोटीन कहलाती है। जिसकी संरचना धागेदार रेशेदार होती है वो कहलाती है फाइबरस। वे प्रोटीन्स जिनमें रेखीय धागे समान, ठीक है ना, रेखीय वे प्रोटीन जिनमें रेखीय धागे समान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। रेखीय धागे समान पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। वे प्रोटीन जिनमें रेखीय धागे समान यानी रेशेदार रचना होती है, जैसे नारियल की जट्टे बने होते हैं रेशेदार, है ना। हमारे बाल ये है ना, ये भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये सब चीजें होती है रेखीय धागे समान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, यानी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो एक लाइनियर धागे के समान संरचना में उपस्थित होती हैं, लंबी लेंथ में उपस्थित होती हैं, तो वो कहलाती है हमारी फाइबरस प्रोटीन कहलाती है। फाइबरस प्रोटीन कहलाती है, ठीक है ना भैया, फाइबरस प्रोटीन कहलाती है। जैसे कि आप तो एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में कैरोटीन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, यानी त्वचा हो गई, बाल हो गई, नाखून हो गए, नेल्स जिन्हें बोलते हैं, है ना। स्किन हो गई, स्किन पर है, बाल्स यानी रोम और हेयर जितने भी बॉडी में पाए जाते हैं, रोम या हेयर कह सकते हैं, और नाखून नेल्स यानी ये जो नेल्स बने होते हैं इन पर भी केरोटिन प्रोटीन होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ऊन, वूलन स्वेटर वगैरह जो बनते हैं वो भी रेशेदार संरचना में होते हैं, तो वो भी होती है, ठीक है ना। कॉमा फाइब्रिनोजन, इससे रेशम बना होता है। क्या होता है भैया? रेशम बना होता है, ठीक है ना। रेशम में पाई जाती है ये प्रोटीन। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो कोलेजन है, कोलेजन इसमें टेंडन होता है, टेंडन ये एक ऊतक होता है हमारी बॉडी में जो बोन्स को बोन्स से जोड़ने का कार्य करता है ना, आदि। इस प्रकार से ये हमारी रेशेदार प्रोटीन हो जाती है, फाइबरस प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। नंबर 2 पर है हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन सेकंड पे आती है। क्या लिख सकते हैं इसमें कि वे प्रोटीन्स जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि वे प्रोटीन्स जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि कैसे व्यवस्थित होती हैं कि प्रोटीन अणु को एक गोलाकार रचना प्रदान करती है। गोलाकार रचना
प्रदान करती है। यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसमें क्या था, रेखीय धागे समान थी, यानी और इसमें क्या है कि इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं श्रृंखलाएं कि प्रोटीन अणु को एक गोलाकार एक राउंड शेप रचना प्राप्त हो जाती है। तो कहां पर होती है राउंड शेप रचना, आप देख सकते हैं कि जैसे आपका अंडे का एल्बुमिन होता है ना, तो एग्जांपल पर लिखते हैं क्या, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन हो जाता है, इंसुलिन, एंटीबॉडी आदि में इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, आदि में इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रोटीन्स का वर्गीकरण। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन का रासायनिक संगठन और प्रोटीन का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य क्या है उसमें चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमारी जो हेडिंग होगी इसको हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस या फिर फंक्शंस, यानी महत्व, हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या महत्व होता है या फिर प्रोटीन का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन किस प्रकार हमारी बॉडी में वर्क करती है या हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, क्या बॉडी का निर्माण करती है, उसके बारे में हम फंक्शन में जानेंगे। तो नंबर 1 पर लिख सकते हैं कि प्रोटीन जैव द्रव्यमान, जैव द्रव्यमान, सॉरी, प्रोटीन जैव द्रव्यमान के संश्लेषण, के संश्लेषण में सहायक होती है। जैव द्रव्यमान के संश्लेषण में सहायक होती है। जैव माने बायो, जीवधारी, और द्रव्यमान माने उसके भार में, यानी उसके वजन बढ़ाने में, उसके शरीर की वृद्धि करने में प्रोटीन सहायक होती है, ठीक है ना। शरीर की वृद्धि, हम लोग जैसे छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, तो इस सब में क्या योगदान होता है, प्रोटीन का योगदान होता है, जो संश्लेषण जैव द्रव्यमान यानी कि बॉडी की आकार वृद्धि में सहायक होती है। नंबर 2 पर आता है क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहायक होती है। क्षतिग्रस्त ऊतक, समझ रहे हो ना, क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत में सहायक होती है। क्षतिग्रस्त ऊतक का मतलब क्या होता है भैया, मतलब ये होता है कि जैसे हमें चोट लग जाए, घाव हो जाए, है ना, तो घाव फिर धीरे धीरे जब दवा लेते हैं या अपने आप भी ठीक हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो घाव का दोबारा से भरना ही ये किसके द्वारा होता है, ये प्रोटीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। नंबर 3 है शरीर में विभिन्न तंतुओं, शरीर में विभिन्न तंतुओं का निर्माण करती है, ठीक है ना। विभिन्न तंतुओं का निर्माण करती है, विभिन्न तंतु का मतलब होता है विभिन्न धागे समान रचनाओं का निर्माण करती है, विभिन्न तंतुओं का निर्माण करती है, ठीक है। हाँ, विभिन्न तंतु बनाती है। सभी एंजाइम का, जैसे कि अब तंतु की बात करें तो बाल जैसे कि ये भी धागे समान रचनाओं का निर्माण करती है, इसको हम कहते हैं तंतु बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अगला पॉइंट, हम क्या लिख सकते हैं कि सभी एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स का संश्लेषण करती है, सभी एंजाइम्स का संश्लेषण करती है। अब जितने भी एंजाइम जैसे कि टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, ये सब हमारी बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इन सब के डिटेल में यानी संश्लेषण यानी निर्माण में भाग लेती है। नंबर 5 पर आता है एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है।
ठीक है ना। एंटीबॉडी जो हमारे रोगाणुओं से लड़ने का काम करते हैं, रोगाणुओं से फाइट करने का काम करते हैं, उसका भी निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा स्रोत की भांति भी कार्य करती है। ऊर्जा स्रोत की भांति भी कार्य करती है, ठीक है ना। ऊर्जा स्रोत की भांति यानी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो प्रोटीन से ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्रोटीन से ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, तो ऊर्जा स्रोत की भांति कार्य करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन का रासायनिक संगठन हो गया, प्रोटीन का वर्गीकरण हो गया और प्रोटीन के कार्य हो जाते हैं। तो अब इसके आगे हम साफ करते हैं इसको और अब हम चलेंगे इसके आगे, ठीक है ना। तो जब हम इसके आगे चलते हैं तो क्या बनता है हमारा टॉपिक कि एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है प्रोटीन की विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल सकते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है ना। विकृतीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में। देखिए पहली चीज तो समझ लीजिए कि प्रोटीन का विकृतीकरण है क्या। विकृतीकरण का मतलब होता है कि प्रोटीन की संरचना में गड़बड़ी हो जाना, उसकी संरचना का बिगड़ जाना, विकृत हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, नष्ट हो जाना ही विकृतीकरण कहलाता है। ये कैसे, जब प्रोटीन को और ये भैया बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जब प्रोटीन को जल में गर्म करते हैं, जब प्रोटीन को जल में गर्म करते हैं तो, ठीक है ना, यानी प्रोटीन को हम क्या करते हैं, जल में बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है। तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है भैया, समझा। जब प्रोटीन को जल में हम गर्म करते हैं, प्रोटीन को जल में हम बॉईल करेंगे, पानी में डालेंगे, गर्म करेंगे तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है, मतलब प्रोटीन जम जाती है। उसकी संरचना क्या होती है, द्रव से ठोस बन जाती है, ठीक है ना। तब तक जब तक मैं इसका आंसर बताता हूं तब तक आप लोग गेस करिए कि कहां पर प्रोटीन जम जाती है। तो उसके एग्जाम्पल में जो आप बताएंगे वही हम लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो प्रोटीन को क्या कहते हैं कि इस प्रोटीन को अवक्षेपण हो जाता है, इस प्रोटीन को विकृत प्रोटीन कहते हैं, विकृत प्रोटीन कहते हैं। मतलब इसकी रचना जो है, जैसे ही वो प्रोटीन जम गई तो उसकी रचना नष्ट हो गई, तो इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, विकृत प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रोटीन की टू डिग्री व 3 डिग्री, प्रोटीन की 2 डिग्री व 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है। 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री का मतलब होता है प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना। 2 डिग्री मतलब द्वितीयक, 3 डिग्री मतलब तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है।
परंतु प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है भैया, ठीक है ना। प्रोटीन की 2 डिग्री व 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है, परंतु प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो है वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यह प्रक्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, प्रोटीन का संरचना का बदल जाना कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, काफ़ी कुछ डिले भी हो गया आपका सिलेबस, है ना, बट आप अनसॉल्व भी आपका मिल चुका है, सिलेबस चल ही रहा है और 2-4-6 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। समस्याएं होती हैं, बिजी रहता हूँ, समय नहीं मिलता, तो जैसी समय मिलता है वैसी मैं समय जो है निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं। तो लास्ट चैप्टर चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये भी समाप्त हो जाएगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अनसोल्ड पेपर को सारा मत छोड़िए, अनसोल्ड पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम एवं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि जो आप एग्जाम्पल बताएंगे वही मैं लिखूंगा कि कौन सी रचना है, कि कहाँ पर आपने देखा है कि प्रोटीन को अगर हम जल में बॉईल करते हैं तो वो जम जाती है, गर्म करते हैं तो जम जाती है, कहीं पर देखा है? तो देखिएगा, अंडे को उबालने पर, आपने सबने अंडा देखा है, खाया भी होगा या खाते भी होंगे, तो अंडे को उबालने पर या बॉईल करने पर, उबालने पर उसकी सफेदी का जमना, सफेदी का जमना प्रोटीन विकृतीकरण का, अंडे को उबालने पर उसकी सफेदी का जमना प्रोटीन विकृतीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रोटीन विकृतीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अंडे को आप सबने देखा होगा, अंडे खाते भी होंगे, तो अगर अंडे को हम लोग बॉईल करते हैं तो क्या कहता है कि आसानी से वो जम जाता है और जमी हुई रचना प्राप्त हो जाती है। इससे प्रोटीन की हमारी 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है, परंतु फर्स्ट संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। इससे आगे का टॉपिक आप प्रोटीन की संरचना के बारे में बात करेंगे, तो वो आपको अगले पार्ट 5 में मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।